नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के सारांश को पढ़ेंगे और किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव हुआ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के सारांश का। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश कौन करता है? मतलब संसद में तो वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान में निर्मला जी सीतारमण, और उन्होंने संसद के अंतर्गत 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है 31 जनवरी 2023 को। और अब सबसे बड़ी बात इसमें वो आती है पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पॉरिटी के हिसाब से जो भारत है ना, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड लार्ज इकोनॉमी पहली है यूएसए और सेकंड है वो है चाइना। और अब नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले हम संभावनाओं की बात करेंगे, किस प्रकार जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर भारत 2022-23 के अंतर्गत लगभग 6 से 6.8% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है नेक्स्ट ईयर 23-24 के अंतर्गत। और 22-23 में लगभग 6.5% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और लगभग जो ये महीना, ये फाइनेंशियल 31/3/23 को खत्म होगा और उस समय उम्मीद ये की जा रही है कि 7% वार्षिक वृद्धि दर, और पिछले साल रही थी वो 8.7% वार्षिक वृद्धि दर रही थी। और जनवरी और नवंबर 2022 में जो एमएसएमई है ना, उसमें 30.5% से ज्यादा वृद्धि रही है, ऋण वृद्धि। मतलब ये बहुत बड़ी आप वृद्धि कह सकते हो। और आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 23 के अंतर्गत लगभग आरबीआई ने भी 6.8% मुद्रास्फीति, मतलब हम वो विकास दर की बात करें, और यहाँ पर जो मुद्रास्फीति वृद्धि है ना, इनका तात्पर्य है कि महंगाई, तो महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि महंगाई आरबीआई के काबू से बाहर है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि आरबीआई से काबू से बाहर है? तो आरबीआई ने एक टारगेट तय रखा है 2 ± 4। इसका मतलब ये है कि 2 और 4, मतलब ये 6 तक रह सकती है। 6 से जब ज्यादा जाए ना, तो आरबीआई के काबू से बाहर है, उसको महंगाई अपन कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी की एक, मतलब लार्ज स्टेज की पिक्चर की बात करें ना, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले है कि राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डिफिसिट की बात की है ना, वो इस साल लगभग 6.4% रहने का अनुमान है 22-23 के अंतर्गत। और ये इसके अंतर्गत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या फिस्कल डिफिसिट पिछले वित्तीय वर्ष में एक स्टडी रूप से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ पर स्टडी रूप से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले 19-20 में 4.7, फिर 9.2, फिर 6.7 और 6.4, मतलब ये एक कर्व की तरह हो रहा है, सीधा नहीं बढ़ रहा है। फिर अब इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करें, तो महंगाई को नए आंकड़ों के अनुसार हम सीपीआई के अंतर्गत मानते हैं, और पहले थे वो डब्ल्यूपीआई। सीपीआई में नया क्या है, तो इसमें सेवाओं को भी जोड़ा गया है। तो सीपीआई के आधार पर महंगाई 6.8 हम पीछे बात की आरबीआई ने, और महंगाई भी स्टेडी रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पहले 4.8 थी 19-20, फिर 20-21 6.2, फिर 5.5 और फिर 6.8 हुई है। अब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ग्रोथ रेट की बात करें ना, तो वो रही है 9.1%, और पिछले साल से बढ़ी है, 8.4 से बढ़कर 9.1 हुई है। और ये कोरोना के दौरान माइनस में 7.8% रही थी। तो ये भी स्टेडी रूप से नहीं बढ़ रही है, पिछले 2 साल में ही बढ़ी है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 4.1% रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, खपत का कम होना, नए उद्योगों का ऋण प्राप्त नहीं होना, निवेश आधारभूत संरचना के अंदर कम हो, इसी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम रही है। और पिछले साल 10.3 थी और उसके मुकाबले 4.1 रही है। तो ये भी स्टेडी रूप से वृद्धि नहीं हो रही है, ये इस प्रकार हो रही है। और फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो हम कृषि क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत 3.5% रही है। ये भी पिछले साल से बढ़ी है, लेकिन ये भी स्टेडी रूप से नहीं रही है, ये एक वी आकार के कर्व की तरह रही है। और
फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने आयातों को आयात जितने हम आयात मंगा सकते हैं ना, उनके अंतर्गत हम बीओपी मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसको कवर करने के लिए सबसे बड़े रिज़र्व के रूप में फॉरेन एक्सचेंज काम आते हैं, तो वो है 563 मतलब पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन 563 काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और ये 563 सॉरी जो डॉलर है, बिलियन डॉलर है, 563 बिलियन डॉलर। इसके अंतर्गत सबसे लार्जेस्ट है, पहले नंबर पर है, वो है चाइना और चाइना के लगभग 3000 बिलियन डॉलर है और पिछले साल ये 607 थे। और अब हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की, तो जीडीपी ग्रोथ इस साल के अनुमान 6 से 6.8 है और पिछले साल 7 और उससे पिछले साल 8.7। इसका मतलब ये है कि हम एक इस जो जीडीपी ग्रोथ को भी एक मतलब कर्व के रूप में मतलब सीधे स्टेडी रूप में नहीं कह सकते हैं। ये पहले घटा है, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है और फिर कम हुआ है। तो मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट ये जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 19-20 में रही थी 3.7%, अब पीछे बढ़ चुके हैं फिर और 21-22 8.7 फिर 7% रहने के अनुमान है और आगे 6.8 के बीच रहने के अनुमान है। अब हम एक ओवरव्यू की बात करें तो जो डब्ल्यूटीओ है ना, उन्होंने लगभग जो विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था है ना, उसको 2022 के अंतर्गत 3.5% और फिर 2023 के अंतर्गत 1% के अनुमान है लगाए गए हैं और भारत के लिए 6 से 6.8 इसके अंतर्गत सबसे बड़ा योगदान होगा, वो आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए विश्व स्तर पर ये बड़ी भूमिका निभाएगा। और फिर इसकी बात करें तो इसके मतलब इस जो 6 से 6.8 की वृद्धि है ना, इसमें हम क्या पॉजिटिव ढूँढ सकते हैं, तो वो है एक तो निजी उपभोग में वृद्धि हुई है, पर्सनल और फिर उत्पादन गति को भी बढ़ावा मिला हुआ है और उच्च पूंजीगत व्यय उसमें भी मतलब एक कैपिटल जो हमने जो पूंजीगत व्यय किया ना कैपेक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और सबसे बड़ा कि हमने लार्ज स्टेज पर टीकाकरण का कवरेज किया था और रेस्टोरेंट हुए, होटल हुआ, इनके अंदर भी बहुत सारे खर्चे बढ़े हैं। इसकी वजह से आशावादी वृद्धि के अनुमान हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये सबसे बड़े ये अब मतलब जो न्यू इंडिया की जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बड़ा बढ़िया करके और फिर लोगों की लाइफ ईज ऑफ लिविंग को बढ़िया करके इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करें और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करें, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कम काम कर रहे हैं या जो लाभ नहीं दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट को हानि प्रदान करने वाले जो पीएसयूज है ना, उन पीएसयूज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों उनको मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करवा करके उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस वो इसको आगे बढ़ा सकती है और फिर क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स मतलब एक लार्ज नंबर पे हम एक्सपोर्ट करके इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को एनहांस कर सकते हैं। फिर फिजिकल डेफिसिट की हम बात कर चुके हैं कि इस साल 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के कंपेयर में कम रहने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की हम पहले बात कर चुके हैं, पिछले साल 8.4% थी और इस साल बढ़ के 9.1% रही, तो ये अच्छे संकेत हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने बात की कि पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन ये और धीरे धीरे इसकी बढ़ने की आशंका हम लगा सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा फॉरेन रिजर्व होंगे उन अपने उतने लिए अपने बीओपी क्राइसिस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो पिछले साल लगभग 607 बिलियन डॉलर थे और इस साल 563 बिलियन डॉलर हो गए हैं। अब हम बात करें कि किस प्रकार जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वर्ल्ड की कितनी रही है और उस मुकाबले इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और बाकी कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रही है। तो जो ग्रोथ रेट है ना वर्ल्ड की 3.2% 2022 में और 2.7% हम इसका मुकाबला अपना जो डेवलपिंग कंट्री चाइना है ना, चाइना के मुकाबले हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, 6.3 के मुकाबले 6.8 की ग्रोथ कर रहे हैं। और बाकी यूनाइटेड स्टेट, ये यूके या यूरोपियन यूनियन हुआ, जापान हुआ और बाकी ये देश विकसित देश है, तो इनकी लगभग कम ही रहती है जीडीपी ग्रोथ रेट। और अब नेक्स्ट बात करें तो आप इन चार्ट को ध्यान से देखना, पर इतना अपने लिए ज़रूरी नहीं, अपने को सिर्फ़
चाइना के साथ कंपैरिजन में कहीं लिखने के लिए आ सकता है, या अपन लिख सकते हैं, कहीं कोट कर सकते हैं कि इस प्रकार हो रहा है। अब बात करें कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, तो उसके अंतर्गत हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका कितना रहा है, तो उसके उस मतलब गवर्नमेंट ने किस प्रकार योजनाओं को इफिशिएंसी के से काम किया और उस जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया है। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल जो पाइपलाइन थी ना, उसने काफी योगदान किया है पीपल्स और गुड्स को इनहेंस करने के लिए। और फिर नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना थी ना, उसके माध्यम से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, करने की जो योजना है उसको पूरा करने की तरफ वो उसने बहुत बढ़िया। फिर यूपीआई के अंतर्गत ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, जो लगभग 782 करोड़ ट्रांजैक्शन है। ये एक अपनी इकोनॉमी को इनहेंस करने के लिए, इनहेंस कैसे कि हम आज एक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे संकेत है इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी मतलब कॉम्पिटिटिव ग्लोबली बना दिया है। और फिर आगे देखें ना, तो जो पोर्ट्स के जो कैपेसिटी थी ना, वो लगभग डबल हो गई है कितनी 8 साल में। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, ओपन क्रेडिट इनहेंसमेंट नेटवर्क, मतलब हमने किस प्रकार से एक सिस्टम नए तैयार किए हैं जिनके माध्यम से नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जीडीपी को और ग्रोथ कर रही है। फिर इन्फ्लेशन की हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन सीपीआई अपने मेजर्स मुख्य काम आता है, वो सीपीआई आता है, डब्ल्यूपीआई को इतना नहीं है। तो सीपीआई के अंतर्गत महंगाई आरबीआई के कंट्रोल से बाहर धीरे धीरे गई है, वो रहनी चाहिए थी 6 और वो बढ़ के हो गई है, सॉरी 6.8 हो गई है। और पिछले साल महंगाई आरबीआई के कंट्रोल में थी। इसके बहुत सारे रीजन है, हम आगे इसको जानेंगे क्या क्या रीजन रहे हैं। और नेक्स्ट बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब रेवेन्यू, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ने एक सस्टेन रेवेन्यू, जो अपन बायंसी कह सकते हैं ना, वो 2 साल में अचीवमेंट किया है। और फिर जीएसटी कलेक्शन जो एवरेज मंथली ग्रोथ है वो बढ़ा है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है जीएसटी की मतलब जीडीपी के मुकाबले परसेंटेज के रूप में वो हमने बढ़ाया है। और इसमें जो मतलब एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं ना, कि गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है ना, उस पैसों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में यूज करके बहुत बड़े इनहेंस कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। अब नेक्स्ट, इंडस्ट्री की मतलब स्टडी रिकवरी, मतलब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5 से 3.60% फर्स्ट हाफ 3.5% रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ये फिर इसको हम अधिक नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए भी मतलब, क्योंकि कोरोना से बाहर निकल के इंडस्ट्री को ये ग्रोथ भी एक अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं। इसके लिए फिर एमएसएमई के अंतर्गत ऋण बढ़ाए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमने बढ़े हैं। और एफडीआई फार्मा और इंडस्ट्री के अंदर एफडीआई फ्लो भी बढ़ा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है ना, उसके भी काफी योगदान दिया है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने क्या क्या किया है, तो लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल, जिसके अंतर्गत एक न्यू इंडिया के विजन के तहत हम स्कूली शिक्षा को एक नए लेवल पर, जो सिर्फ कहाँ तक, जो किताबी, जो कहते हैं ना किताबी कीड़े, उस तक सीमित रह करके स्किल और डेवलपमेंट पर आधारित नई शिक्षा बढ़ाई जाएगी। तो इसके इसके तहत आईआईटीज, आईआईएम्स और आईआईटीज, मतलब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट उसको मतलब और इनहेंस किया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि हमने देखा कि जो वित्तीय वर्ष में ना, जो जीडीपी के अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 6.5%। तो इसके अंतर्गत विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी जैसे ये एजेंसी है ना, इन्होंने भी भारत के घरेलू जो जीडीपी है ना, इसके लिए इतने ही अनुमान, लगभग 6.5 के समथिंग बराबर ही रखे हैं। तो सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत जो वित्त वर्ष जो 23-24 में ना, वो है जो ऋण का जो सेवन समय, मतलब जो ऋण हम बांट रहे हैं ना, जो एक जैसे आरबीआई, आरबीआई के माध्यम से गवर्नमेंट ऋण लेती है, वो हुआ। फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग की जो बैलेंस शीट है वो हुआ। फिर जो एफडीआई का मतलब पूंजी निवेश हुआ, पूंजी निवेश चक्र, तो वो एफडीआई के आने की उम्मीद हुई। तो इस तरह की चीजें
विकास को वृद्धि करने में सहायक होगी। फिर हम अब नेक्स्ट बात करें तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में है कि किस प्रकार कितना रहा है, तो ये अपना इतना जानना मतलब एक ओवरव्यू के रूप में देख सकते हैं कि कितना रहा है, तो वो हर महीने की जानना कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक होलिस्टिक ओवरव्यू हो वो ठीक रहता है। अब जो सबसे बड़ा जो बात करें मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन्होंने प्रत्यक्ष रोजगार देकर के जो कोविड-19 हुआ और इसके बाद के जो जितने भी रूस यूक्रेन संकट हुआ, इनके कारण जितनी महँगाई बढ़ी है या फिर तो उनके अंतर्गत रोजगार प्रत्यक्ष रोजगार देकर के जो लोगों के लिए जो आय सृजन के स्रोत है ना, उनमें विविधता लाने के अवसर पैदा किए हैं। फिर पीएम किसान हुआ जिसके तहत 6,000 रुपए, 2-2 हज़ार रुपए की 3 मासिक किस्तों में दिए जाना। फिर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से 35 केजी पर परिवार के हिसाब से जो अन्न दिया जा रहा है, वो उसने खाद्य सुरक्षा में मदद की है। और इसके लिए यूएन की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन्होंने इनका समर्थन किया है कि ये योजना भारत के लिए बहुत फायदेमंद रही है या फिर इस प्रकार की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। जो राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य संरक्षण है ना, उन्होंने भी 2016 से 20 तक उनके लिए जो गरीब कल्याण है ना, उनके लिए लिंग हुआ, प्रजनन दर हुआ, घरेलू सुविधाओं हुई, महिला सशक्तिकरण हुआ, इन पहलुओं के अंतर्गत सुधार किया है। और जो कोरोना महामारी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह की जो मुठभेड़ के बाद आगे बढ़ रही है ना, उनके लिए मतलब कई देश जैसे कि अब चाइना मान लो, उनकी चाइना अभी भी कम ग्रोथ रेट कर रहा है या फिर अन्य जो यूरोपीय विकसित देश है ना, उनके मुकाबले बहुत अच्छी तरह से ठीक हुई है और वापस अपनी पटरी पे लौट रही है। और चालू वित्त वर्ष की बात करें तो मुद्रास्फीति की लगाम लगाने की चुनौती है, वो सबसे बड़ा है। मुद्रास्फीति हमने बात की थी कि 6.8 है, उसको 6% से नीचे लाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके लिए यूरोपीय संघर्ष मतलब रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है ना, वो सबसे बड़ा कारण है। और अब हम नेक्स्ट बात करें तो मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटेशन ए गुड ईयर, मतलब ये है कि किस प्रकार आरबीआई ने क्या क्या किए। तो आरबीआई ने सबसे पहले तो जो बेस रेट है ना, उससे रेपो रेट को बढ़ाकर 2.25 मतलब 225 बेसिक मतलब 2.25% बढ़ा दिया है। और सॉरी, जो एनपीए जीएनपीए ना, उनको लगभग 5% से कम ले आए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सुधार, जिसमें नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इन डबल डिजिट सिंस 2021 हो गई है। और ये गवर्नमेंट बेल्ट के जो गवर्नमेंट ने जो 10 साल तक के जो बॉन्ड रिजर्व किए ना, वो स्टेबल है अब तक, मतलब उनके अंतर्गत बड़े मतलब कोई कमी नहीं हुई है या फिर किसी प्रकार की वो अस्थिर नहीं है। तो और एफपीआई वो आउटफ्लो हुआ है, मतलब ये फार्मा और आईटी सेक्टर के अंतर्गत कोविड के बाद से फार्मा और आईटी सेक्टर में कोविड के बाद से लगातार एफपीआई बढ़ा है, जिसके कारण से भारत के अंदर मुद्रा का फ्लो हुआ है। और अब नेक्स्ट बात करें तो ये है कैपेक्स डबल इन द पास्ट 5 ईयर। ये जो कैपिटल बढ़ करके हुआ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम किसके अंतर्गत खर्च कर रहे हैं, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तो कैपिटल। तो रेवेन्यू का मतलब होता है वो खर्चे जो अपने लिए कुछ न्यू जॉब क्रिएट मतलब न्यू तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको अच्छा माना जाता है, तो वो हमने बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ किया है। तो ये भारत के नजदीक भविष्य के विकास के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और इसके अंतर्गत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लगभग 3.3 लाख करोड़ का योगदान है, ये भी बहुत बढ़िया बताया जा सकता है। और फिर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, जीएसटी के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है वो 8.7 और 8.7 लाख करोड़, और जो जीएसटी कलेक्शन है वो 11.9 लाख करोड़, मतलब पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी काफी अच्छी ग्रोथ रेट मिली है, इस साल लगभग 20% किया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अच्छा नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये
जैसे सैलरी हुई, पेंशन हुआ, इस तरह की चीज़ों में खर्च होता है। अब ये इंडस्ट्री की बात करी थी, किस प्रकार गवर्नमेंट ने कौन-कौन सी योजनाएँ लगाई या फिर किस प्रकार के जो एमएसएमई में ग्रोथ किया, तो ये हम पीछे देख चुके हैं और ये एक और आप स्लाइड देख लेना। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके अंदर यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है ना, उन्होंने क्या किया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेपो रेट में उन्होंने वृद्धि की है। उनकी वृद्धि का कारण है कि वहाँ पर आर्थिक हालात सही नहीं है, तो उसके कारण भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो बढ़ने की संभावना है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है कि आयात और निर्यात इनके अंतर्गत कितना मतलब भारत ने एक आयात किया और एक भारत ने निर्यात किया, तो इनके बीच का जो गैप है ना, वो कितना है? तो भारत का निर्यात हमेशा कम रहता है और आयात हमेशा ज़्यादा रहता है। इम्पोर्ट हमेशा ज़्यादा रहता है और एक्सपोर्ट हमेशा कम रहता है। तो इसके कारण भारत का जो सीएडी है, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और इसके कारण जो फॉरेक्स रिज़र्व की बात की थी, वो फिर आरबीआई को कम खर्च करने पड़ते हैं, उसके कारण उसके कंपेयर में रखने पड़ते हैं। वो बहुत डिटेल में जानने की चीज़ अभी हम सिर्फ़ ओवरव्यू देख रहे हैं, ये आगे कभी चर्चा करेंगे। और इसके कारण क्या हुआ निरोध प्रोत्साहन का नुकसान आगे भी संभव है क्यों? क्योंकि धीमी वृद्धि हो रही है, तो उसके कारण एक्सपोर्ट कर नहीं पाएँगे, घरेलू माँग को ही सिर्फ़ पूरी कर पाएँगे और वैश्विक गिरावट में गिरावट का भी अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 1% की अनुमान है और धीमी माँग की वजह से वैश्विक कमोडिटी कीमतों में भी कमी आएगी और भारत में जो 2024 में सुधार की संभावना लगाई जा रही है। और इसके अंतर्गत वैश्विक उत्पादन जो महामारी प्रेरित संकुचन के साथ शुरू होता है क्योंकि महामारी कोविड-19 अभी भी चाइना के अंतर्गत इसका विरुद्ध रूप देखा जा सकता है। फिर रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया और मुद्रास्फीति में वृद्धि और फेडरल रिज़र्व जो अमेरिकी थे, उनके द्वारा भी फिर समकालिक जो नीति की उन्होंने वृद्धि की, उनके कारण हुआ क्या? उनके कारण जो अमेरिकी डॉलर भारत या फिर अन्य देशों में थे, वो आउटफ्लो होकर के कहाँ गए? अमेरिकी मतलब अमेरिकी फेडरल रिज़र्व क्या उन्होंने उन्होंने यील्ड या बॉन्ड में डालने शुरू कर दिए, तो भारत के यहाँ से क्या हुआ? जो एफपीआई का फ्लो आया था, वो चला गया, तो उसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गए और जिसके कारण निवेश कम हुआ, तो भारतीय जो शेयर बाज़ार है, वो भी डाउनफॉल हो गया, तो उसके कारण नो नए जॉब क्रिएट नहीं होंगे और इस तरह अर्थव्यवस्था बूस्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर उसका दूसरा रीज़न ये है कि चीनी अर्थव्यवस्था है, वो भी कोरोना के कारण बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, तो ये भी एक संकट की स्थिति है। उन्नत अर्थव्यवस्था में भी मुद्रास्फीति के बने रहने और केंद्रीय बैंक को तो मतलब केंद्रीय बैंक ने जो उनकी दर वृद्धि की है ना, वो भी एक नकारात्मक जोखिम बढ़ा रहा है और भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास चालक जो है ना, इनके अंतर्गत जो एक मौद्रिक शक्ति है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो 2.25 का जो 2 पॉइंट हम अभी बात कर रहे थे 2.225 बेसिस पॉइंट बढ़ा है ना, वो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना और निर्यात की स्थिति मतलब निर्यात में स्थिर है, ये किसके कारण है? भू-राजनीतिक संघर्ष के परिणाम है। भू-राजनीतिक संघर्ष के अंतर्गत रशिया यूक्रेन का जो संकट है ना, वो सबसे बड़ा इसके अंतर्गत भूमिका निभा रहा है। तो इसके कारण एनएसओ ने जो जारी किया ना, उनके द्वारा भी लगभग 6 से 6.5 से 7% के बीच के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया कि जो विश्व की जो तेज़ गति से अर्थव्यवस्था होंगी, उनमें भारत टॉप 2 में रहने की आशंका है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि आईएमएफ ने भी कहा है कि भारत टॉप 2 जो कंट्रीज़ है ना, उनमें रहने की संभावना है। अब नेक्स्ट बात करें कि जो 6.5 से जो 7 के बीच में जो उम्मीद है ना, वो भारत के लिए इतना कुछ सही नहीं होगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इसके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी है। तो उनके लिए क्या हो सकता है कि जो घरेलू प्रोत्साहन है ना, उनके रूप में भी और विनिर्माण हुआ, निवेश गतिविधि हुई, उनमें क्या हुआ कमी आई है और जिससे निर्यात में वृद्धि में कमी आई है, घरेलू खपत बढ़ा है और इसके कारण क्या हुए हम निर्यात कम पाएँगे, निर्यात कम करने पर उससे क्या होगा कि हम आयात ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा सीएडी बढ़ेगा, तो ये आर्थिक विकास दर को और कम करेगा और फिर व्यापार, होटल, परिवहन इनके अंतर्गत वृद्धि की और वृद्धि की मतलब हम आशंका कर सकते हैं क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ था कि सारे होटल ये सारे होटल हुआ, व्यापार हुआ, ये परिवहन हुआ, ये चीज़ें कम थी या बंद थी। तो कोविड के बाद से सब कुछ
ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो उससे बाहरी देशों के लोग हमारे देश में विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, तो वो फॉरेन करेंसी बढ़ाने के लिए, फॉरेन करेंसी बढ़ाने के लिए होगी, लाभदायक होगा। फिर कोविड 19 के रूप में हम महत्वपूर्ण मतलब बात करें कि 3 झटके, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो मुद्रास्फीति का अंकुश नहीं लगाना, इसके लिए उनका जो रेपो रेट है उनके अंदर वृद्धि करना, और जो डॉलर के मुकाबले रुपए का कम होना, मतलब डाउन होना, फिर चालू खाता घाटा उनके अंतर्गत जो बढ़ना, इस सब के बीच 6.7 से 6.5 से 7 के बीच रहना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी कहा है आर्थिक सर्वेक्षण ने। और भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से मतलब निजी खपत हुआ और पूंजी निर्माण, इनके कारण रहेगी। और शहरी बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है, और कर्मचारी भविष्य निधि है उनमें भी तेजी से सुधार हुआ है, जिसके कारण रोजगार के अवसर पैदा हुए। अब इसके अलावा भारत ने लगभग दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को खुराक लगा गई थी, तो उन्होंने भी एक बड़ा बूस्ट का काम किया है। और इसके अंतर्गत भारत के विकास के दृष्टिकोण से हम बात करें तो एक तो चीन की कोविड 19 की जो मामले बढ़ रहे हैं ना, उन्होंने प्रभावित किया है। फिर चीन की अर्थव्यवस्था फिर से खुल रही है, तो ये धीरे धीरे और ज्यादा इनहेंस करेगा मतलब। और उन्नत अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति है, जो मौद्रिक तंगी की समाप्ति और 6% से नीचे के जो स्थिर घरेलू मुद्रास्फीति दर है ना, इनके लिए जो पूंजी प्रवाह है ना, उनको वापसी का ट्रिगर के काम करेगी, और निजी क्षेत्र में निवेश उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो कमोडिटी प्राइस है ना, वो किस प्रकार फ्लक्चुएट हुए हैं आप देख सकते हैं। और क्रूड ऑयल किस प्रकार बढ़ा है, क्रूड ऑयल की रेटें कहाँ किस प्रकार हाई रही थी, ये देखो क्रूड ऑयल, ये पूरे वर्ष का बताया क्रूड ऑयल, ये तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कभी कम कभी ज्यादा, मतलब ये महंगाई को प्रभावित करने वाले कारणों के अंतर्गत क्रूड ऑयल को हम मान सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए ज्यादातर इंडिया सारा का सारा क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट करने के कारण हमें अपने डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो जो इसके अंदर और भी बहुत छोटी मोटी बातें, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये, और एक और स्लाइड देख लेना, और आउटलुक के अंतर्गत ये बताया गया कि किस प्रकार जो रिकवरी मतलब भारत की रिकवरी अन्य के मुकाबले जो महामारी को देखते हुए रिकवरी की अपेक्षा में तेजी है। इसके लिए एक तो ठोस घरेलू मांग और एक पूंजी निवेश में तेजी, इसके इसके कारण इसको समर्थन मिलेगा। और इसके कारण क्या होगा कि निजी निवेश में पूंजी निर्माण चक्र बढ़ेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने के कारण ये और अच्छा ग्रोथ रेट दिखाएगा। और 2016 से 23 के बीच लगभग 7 वर्ष में ना, जो पूंजी की जो बजटीय पूंजीगत जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो लगभग 2.7 गुना बढ़ गया है। और जिससे वस्तु सेवा मतलब जीएसटी हुआ, या फिर हमने जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता मतलब जो एनपीएस था, उनके एनपीएस को कम करने के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता लाया था, वो कानून हुआ। फिर संरचनात्मक सुधार हुए, इससे क्या हुआ, दक्षता बढ़ी, और इसी पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ी, जिससे वित्तीय अनुशासन आया, और वित्तीय अनुशासन का बेहतर अनुपालन किया, तो इसके कारण भारतीय जो जीडीपी है बहुत अच्छी सुधार कर रही है। और जो आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने अक्टूबर 2022 में मतलब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% और 2023 में 2.7% मतलब धीमी वृद्धि का अनुमान लगाया था। तो अब नेक्स्ट बात करें तो मतलब जैसे कि बाहरी मुद्दों से चालू खाता घाटा हुआ, और कमोडिटी के उच्च कीमत हुए, और बीच मजबूत घरेलू मांग हुई, मतलब ये आयात भारत को क्या करेगी, ये भारत के इंपोर्ट को बढ़ाएगी। और वैश्विक मांग में कमी है तो निर्यात कम होगा, इससे क्या होगा, चालू खाता घाटा बढ़ेगा, और मूल्य का क्या होगा, अवमूल्यन होगा। अवमूल्यन किसके कंपेयर में होगा, डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन होगा। और जिससे क्या होगा, आयात सस्ते होंगे, लेकिन एक निश्चित कीमत तक आयात सस्ते होंगे, सॉरी निर्यात सस्ते होंगे। और क्या होगा इससे, निर्यात सस्ते होंगे, लेकिन उसके लिए आयात क्या हो जाएगी, आयात महंगे हो जाएंगे। आयात महंगे होने के कारण कच्चे माल भारत जितने करते हैं, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी। कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके कारण जो चीजें बढ़ाई जाती है उनमें महंगाई बढ़ जाती, तो वो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार भारत के लिए क्या होगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो एक निश्चित मतलब
जो मूल्य के अवमूल्यन में एक निश्चितता होना, वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया रहती है। फिर रोज़गार सृजित करने के लिए मतलब रोज़गार में कुल मिलाकर के बढ़ाया गया रोज़गार बढ़ी है और जो आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि लगभग 15 मतलब ये है कि जो शहरी बेरोज़गारी है ना, वो कम होकर के 9.8% हो गई है और ये 1 साल बाद लगभग 7.2% होगी, तो ये बड़ी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया था, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इसकी घोषणा की थी और एमएसएमई है, इनके लिए वित्तीय संकट बचाने के लिए इनको पैसे दिए गए थे। मतलब ये सिबिल स्कोर की जो बात करते हैं ना, तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ना एमएसएमई और कोविड के झटके का सामना करने में मतलब सहायता की। किसने की? ये जो एमएसएमई हुई और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इसके तहत जो क्रेडिट मतलब पैसे दिए गए थे ऋण के रूप में, उन्होंने एमएससी को बढ़ाया था और सिबिल ने ये भी बोला कि जो एनपीएस है ना, वो भी मतलब अदर जो इंडस्ट्री है उनकी तुलना में एमएससी की एनपीए कितने कम है और इसके कारण क्या हुआ? एनपीए कम है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, इससे क्या होगा कि जीएसटी के कलेक्शन भी बढ़ रहा है। अब हमने मनरेगा की बात की थी, तो उन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत भूमि पर काम, ये बड़ा रोल निभाया था। व्यक्तिगत भूमि मतलब अपनी खुद की भूमि या फिर नए रोजगार सृजन किए थे और इसके अलावा जो पीएम किसान हुई, आधी आबादी इसके लिए मतलब कवर हो रही है। लगभग 50% आबादी पीएम किसान के तहत जिसमें 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं और टोटल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पीएम गरीब कल्याण 80 करोड़ रुपए हमने पहले बात कर चुके हैं। फिर यूएनडीपी ने इसमें कहा कि जो मुद्रास्फीति की घटना है ना, वो मतलब लक्षित समर्थन के कारण गरीबी की कम कर रहा है। मतलब भारत ने इस प्रकार की जो गरीब कल्याण योजना हुआ, पीएम किसान हुआ, ये भारत के अंदर गरीबी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ ये 3-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था ने लगभग जो पुनः प्राप्त किया है, किससे? कोविड-19 से, जो खो गया था और नवीनीकृत मतलब एक रिन्यू किया, किसके किया है? एक अर्थव्यवस्था जो एक ठहरी हुई थी, उसको रिन्यू किया है और फिर मुद्रा जो पुनः सक्रिय मतलब महामारी के बाद जो धीमी हो गई थी, वो पुनः सक्रिय हुई है। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पुनः पुनः प्राप्ति, नवीनीकरण और पुनः सक्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और फिर इसके बाद ये वही है कि सीएडी बढ़ गया है, तो ये आप और ज़्यादा देख लेना स्लाइड में और इस प्रकार मतलब ये कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, गेहूँ, ये इनकी कीमतें क्या हो गई थी? इनकी कीमतें एक सर्टेन लेवल से बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ? मुद्रास्फीति बढ़ गई, जो लगभग 6.8 है, जो आरबीआई के दायरे से बाहर है। तो इस प्रकार योजना मतलब इस प्रकार ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति है ना, वो एक खतरा हो सकता है। तो इस खतरे से निपटने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को मिल कर के कुछ नई योजनाएँ बनानी होगी। अ तो इकोनॉमिक सर्वे आज इतना ही और आगे हम डिटेल से इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।